जय हिंद दोस्तों। नूतन ब्रज किशोर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के साइंस के पार्ट 2। क्लास 6 के साइंस के पार्ट 1 आपको पहले ही बताए जा चुके हैं, जिसमें 1 से लेकर के 22 क्वेश्चन पूरे कंसेप्ट के साथ आपको बता दिया गया है, लिखा दिया गया है, समझा दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 23 से क्लास 6 के ही, आपको 6 क्लास के ही साइंस के पार्ट 2 होंगे। परंतु हमारा जो जीएस है, जीएस का यह 10वां पार्ट होगा, क्योंकि हम पहले ही क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 के ईवीएस के वीडियो आपको इस चैनल पर दे चुके हैं, प्लेलिस्ट बना करके। उसके बाद क्लास 6 के साइंस के पार्ट 1 दे चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 साइंस का करेंगे और जो होगा सो हमारा यह जीएस का 10वां पार्ट होगा। इस पार्ट में हम लोग जो है सो लिखाने का, समझाने का, पढ़ाने का ज़्यादा प्रयास करेंगे और लगभग में आपको साइंस का जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है सब बता दिया जाएगा। मुख्य रूप से हमारा यह वीडियो जो भी बच्चे या जो भी हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के टीचर एग्जाम, उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है सारे के सारे जो है सो हम नोट ये आपको बना करके एक जगह कर दिए हैं और वहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको बता रहे हैं। तो आप पेन और कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि पढ़ने के लिए तो स्वाभाविक है, अगर आप ऑफलाइन भी क्लास कहीं करने जाइएगा तो कॉपी और कलम लेकर के ही जाइएगा, तभी न लिखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। क्योंकि ऐसे तो अब सुन करके समझ लेना तो संभव का बात हमको नहीं लगता है, इसलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए। और अगर वीडियो क्वालिटी आपको अच्छा नहीं लगता होगा, मतलब आता होगा, तो आप जो है सो अपना मोबाइल के सेटिंग में जाकर के क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, आपका वीडियो क्वालिटी स्पष्ट हो जाएगा और वो सारा चीज़ स्पष्ट दिखने लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 अब हम देखते हैं, समय को बर्बाद ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए हम क्या बताने वाले हैं कि नमक जो है, नमक वह हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होता है, शरीर को नमक। क्वेश्चन नंबर 23 में हम लोग देखेंगे कि 23 क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में कि नमक जो हम लोगों को शरीर को मिलता है वह कहाँ से मिलता है। तो आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं कि शरीर को नमक की प्राप्ति, ठीक है, लिखते जाइएगा। अब उतना लिखने में चूंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो वीडियो बड़ा हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगा। आप लिखते चलिए, हम 2-3 बार रिपीट करेंगे उसको कि शरीर को नमक कहाँ से प्राप्त होता है, शरीर को नमक कहाँ से प्राप्त होता है, शरीर को नमक कहाँ से प्राप्त होता है। यानी भोजन में क्या हम लोगों के भोजन में होगा जिससे शरीर को नमक प्राप्त होगा। तो उसके लिए है सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। यानी आपके भोजन में सोडियम और पोटेशियम होगा तो शरीर को नमक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या दिया हुआ है, रुक्षांश, जिसको कि आहारी रेशा भी कहा जाता है। रुक्षांश या आहारी रेशा। तो रुक्षांश या आहारी रेशा वह हम लोगों को मुख्य रूप से कहाँ से प्राप्त होता है, या रुक्षांश या आहारी रेशा शरीर को किस भोजन से प्राप्त होगा। तो उसमें देख लीजिएगा आपका मुख्य रूप से जो होता है सब्जी, हरा सब्जी या आलू या फल, ये सब चीज जो होगा इससे शरीर को रुक्षांश की प्राप्ति होगी। रुक्षांश या आहारी रेशा शरीर को किन किन भोजन से प्राप्त होगा, तो हरा सब्जी, आलू या फल, ताजा फल होना चाहिए। अगला चीज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 साइंस का। क्वेश्चन नंबर 25 है जीएस का, या 10वां पार्ट है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होइएगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ सब देख लीजिएगा और सबको कॉपी में लिख लीजिएगा। एक साथ सारा निचोड़ आपको बताया गया है, पूरे कंसेप्ट के साथ, आपको कहीं कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि हम लोगों को चावल में
चावल में सर्वाधिक कौन सा तत्व होता है? चावल। अब चावल यहाँ है, धान नहीं समझिएगा, क्योंकि धान तो खाने में यूज नहीं न करेंगे, धान से चावल मिलता है, लेकिन चावल में क्या रहता है सबसे ज्यादा? तो चावल में सबसे ज्यादा क्या रहेगा, ये तो आप पहले से भी जानते ही होगिएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट चावल में सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। चावल में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा होगा? कार्बोहाइड्रेट। चावल में क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट। आप वीडियो को पॉज करते भी रहिएगा, ताकि अगर आप स्पीड से लिख नहीं पाते उतना, अगर आपका गति नहीं है हाथ में लिखने का, तो थोड़ा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और आसानी से लिख लीजिएगा। चावल में सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलेगा? तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। थोड़ा सा अगर आप मेहनत कीजिएगा तो सारा चीज आप मुफ्त में पढ़ लीजिएगा यूट्यूब से, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला। और ये सारा जो है सो SCERT और NCERT बुक जो है उसी से, ये क्लास 6 का जो साइंस का SCERT NCERT बुक है, उससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही हम आपको बता रहे हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। 26 में देखिएगा, 26 में क्या क्वेश्चन नंबर है कि अगर आप भोजन को पकाते हैं तो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? अगर आप भोजन को पकाते हैं तो कौन सा विटामिन उससे नष्ट हो जाएगा? यानी आप इसको क्वेश्चन के रूप में अगर लिखिएगा तो क्या लिख सकते हैं कि पके हुए भोजन से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? पके हुए भोजन से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? अगर भोजन पका होगा तो कौन सा विटामिन उससे नष्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी। विटामिन सी। पके हुए भोजन से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? तो विटामिन सी। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अगर कोई बच्चा असंतुलित भोजन करता है, यानी जितने कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन चाहिए, अगर उतना बच्चा नहीं ले रहा है तो उसको क्या हो सकता है? कौन सी बीमारी हो सकती है? तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि असंतुलित भोजन मिलने से बच्चों में कौन सा रोग हो सकता है, या असंतुलित भोजन होने से, असंतुलित भोजन करने से बच्चों में होने वाले रोग। संतुलित भोजन नहीं करेगा तो उसको क्या हो सकता है? तो असंतुलित भोजन से होने वाला रोग क्या है? मरासमस। हम लिख देते हैं यहाँ पर मरासमस। इसको सूखा रोग भी कहा जाता है। सूखा रोग यानी शरीर जो है ना सूख जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहेगा, बच्चा का शरीर कमजोर हो जाएगा, और वैसे इसको क्या कहेंगे? मरासमस। मरासमस यानी सूखा रोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 28। 28 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, लिखिएगा कि प्रोटीन के कमी से होने वाला रोग, यानी अगर प्रोटीन की कमी हो जाए, हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग। तो प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसको क्या कहेंगे? क्वाशियोरकर। 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 क्वाशियोरकर हम यहाँ पर लिख दिए हैं बोर्ड पर, क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर रोग जो है यह प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। आज के इस वीडियो में हम वैसे पढ़ा रहे हैं जैसे कि हम लोग ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा पॉइंट को हम लोग डील कर सकेंगे। अब चूँकि बोर्ड पर लिखना, फिर जो लिखा हुआ है उसी को बताना, फिर तो उसमें जो होता है सो दिक्कत ज़्यादा है, और बोर्ड पूरा भरा हुआ है तो फिर उसको समझाने में भी दिक्कत। और ऑफलाइन क्लास की तरह जैसे इसमें है, ऐसे तो ऐसे में आपको क्या है कि मतलब जो है सो समझने में आसानी होगा, और थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आपको पढ़ना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, और सब चीज़ सोचिएगा कि आसानी से मिलने लगेगा बिना मेहनत के, तो वो दिक्कत का चीज़ है। थोड़ा परिश्रम कीजिए, 1 महीना का वक्त है, अगर आप तैयारी करते हैं तो आसानी से BPSC जो है सो आप एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं आसानी से, और अच्छे मार्क्स से निकाल सकते हैं।
इस चैनल पर हम आपको जो है 10th तक के सभी सब्जेक्ट के दे देंगे। आज हम क्लास 6 के साइंस खत्म कर देंगे, अगले वीडियो में आएंगे तो ज्योग्राफी खत्म कर देंगे, उसके बाद जो है सो पॉलिटिकल साइंस खत्म कर देंगे, उसके बाद हिस्ट्री खत्म कर देंगे क्लास 6 का। तो सारा का सारा एक एक वीडियो में अब एक एक सब्जेक्ट आपको ऐसे ही जैसे ऑफलाइन क्लासेस में लोगों को पढ़ाया जाता है ना कोचिंग में, ये तो वैसे ही हम लोग जो है इसको कंप्लीट करवा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकेंगे। अगला है आपका कि रतौंधी। रतौंधी जो होता है क्वेश्चन नंबर 29 में आइएगा। ये रतौंधी बीमारी जो होता है, इसके नाम में ही देखिए इसका अर्थ है रतौंधी, यानी वैसा जिससे रात में नहीं दिखता है ना, वैसे रोग जिससे लोगों को रात में नहीं दिखेगा। तो रतौंधी वगैरह जो होता है वह किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। अगर ज़्यादा कमी हो जाए विटामिन की तो क्या हो जाएगा, वो मतलब हमेशा के लिए नहीं देख पाएगा। तो कौन से विटामिन की कमी से होता है रतौंधी, तो विटामिन ए की कमी से, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगा, और ज़्यादा अगर विटामिन ए का कमी होगा तो परमानेंट वो अंधा ही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग, ठीक है, या प्रोटीन की कमी से क्या शरीर में दिक्कत होगा, उसके डेवलपमेंट में, शरीर के डेवलपमेंट में। रोग तो हम पहले ही बता दिए हैं, क्वाशियोर है ना, क्वाशियोर। इसमें क्या हो जाता है, हाथ पांव पैर वगैरह फूल जाता है क्वाशियोर में। अगला है कि अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो शरीर में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो आप एक और लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30 में कि प्रोटीन की कमी से शरीर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, ठीक है। तो अब प्रोटीन के कमी से सबसे पहला दिक्कत होगा वृद्धि में रुकावट, शरीर का विकास रुक जाएगा। चेहरे पर सूजन, यानी चेहरा वगैरह फूल जाएगा, चेहरे पर सूजन पहला कमी है, वृद्धि में कमी हो जाएगा। दूसरा है कि चेहरे पर सूजन हो जाएगा। तीसरा बालों का रंग उड़ना। चौथा त्वचा की बीमारी, त्वचा संबंधित बीमारी। और पेचिस 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 ये सभी प्रोटीन की कमी से होने वाली दिक्कतें हैं। अब हम लोग आएंगे 31 क्वेश्चन में कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन बी के कमी से होने वाला रोग, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग हो जाएगा। तो विटामिन बी, तो इससे ही हो जाएगा बेरी। विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी। इसमें क्या हो जाएगा, पेशी जो शरीर का होता है वह दुर्बल हो जाएगा, कमजोर पेशियां हो जाएगी, और काम करने का इच्छा नहीं करता है, काम करने की ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हम लोग देखेंगे 32 में क्या है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग, ठीक है। जैसे विटामिन बी लिखे तो वैसे ही लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 32 में कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग। अगर विटामिन सी का कमी हो जाए शरीर में तो कौन सा रोग होगा, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। यहाँ पर हम आंसर लिख दिए हैं स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। अब देखिए ये जो स्कर्वी बीमारी है इसमें क्या हो जाता है कि घाव वगैरह अगर किसी को शरीर में हो जाए तो घाव वगैरह भरने में अत्यधिक वक्त लग जाएगा, प्लस मसूड़ों से रक्त बहने लगता है। स्कर्वी में विटामिन सी की कमी से जो रोग हो जाता है। अब हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, 33 नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर कि विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। देखिए एक एक विटामिन हम सब बता रहे हैं, विटामिन ए बी सी सब डी, सारे विटामिन की कमी से होने वाले रोग को बता देते हैं। तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग मुख्य रूप से देखिए ए बी सी डी और वैसे के भी होता है ना, विटामिन के भी होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स,
रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 33 था हमारा, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, उसका आंसर क्या हो जाएगा? रिकेट्स, रिकेट्स। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, अब रिकेट्स क्या होता है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। अस्थि, शरीर का जो अस्थि होता है वह मुलायम हो जाएगा और कभी कभी वो मुड़ भी जाएगा, ये टेढ़ा शरीर हो जाता है, वक्र शरीर हो जाता है विटामिन डी के कमी से। अगला हम लोग आते हैं कि कैल्शियम के कमी से कौन सा दिक्कत आएगा, यानी कैल्शियम की कमी से क्या समस्याएं शरीर में आएंगी। तो आप क्वेश्चन में लिख लीजिएगा कि कैल्शियम की कमी से शरीर में होने वाले प्रभाव, कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम की कमी से शरीर में होने वाले प्रभाव या दिक्कत। तो कैल्शियम की कमी से क्या हो जाएगा? अस्थि यानी हड्डी एवं दंत यानी दांत क्षय, कमजोर हो जाएगा या टूट जाएगा, है ना। कैल्शियम अगर शरीर में कम होगा तो ऐसे देखिएगा, जिसको हड्डी वगैरह का फ्रैक्चर वगैरह अगर हो जाता है तो उसमें भी डॉक्टर के द्वारा कैल्शियम का टेबलेट दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 35। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी हो जाता है लोगों में। तो आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, इसको क्या बोलते हैं? ग्वायटर, ग्वायटर या घेंघा, घेंघा, ग्वायटर या घेंघा। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वायटर या घेंघा। इसमें क्या हो जाता है? गला की जो ग्रंथि होता है गला की, वो फूल जाता है, गले का साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। अगला है कि अगर शरीर में 36 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 36 क्वेश्चन कि लौह, लौह यानी लोहा, आयरन, आयरन, लौह, लौह यानी आयरन की कमी से शरीर में होने वाला रोग, मानव में होने वाला रोग, आयरन लोहा की कमी से मानव के शरीर में होने वाला रोग। इसमें क्या हो जाता है? अल्प रक्तता, रक्तता, अल्प रक्तता, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है? अब देख, नाम में है इसका, अल्प मने कम हो गया, रक्त मने खून हो गया, यानी खून का कमी हो जाएगा। आयरन का अगर शरीर में कमी होगा तो खून का कमी हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि शरीर को ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस तत्व से मिलता है, ठीक है। शरीर को ऊर्जा, मानव शरीर को ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस तत्व से मिलता है? मानव शरीर को ऊर्जा सबसे ज़्यादा किस तत्व से मिलता है, या ऊर्जा मुख्य रूप से कौन प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा आपको वसा तथा कार्बोहाइड्रेट। वसा ज़्यादा शरीर में रहेगा तो शरीर फैटी भी हो जाता है। तो वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट, इससे क्या हो जाता है? शरीर को ऊर्जा मिलता है। अगला देखिए, हम लोगों को जो कुछ और पढ़ना है वो देखते हैं 38 नंबर में। आप रेशा, तंतु वगैरह जानते होइएगा, धागा जो बनता है वह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक प्राकृतिक रेशा जो पेड़ पौधों से प्राप्त किया जाता है, जैसे आप देखिए सूती कपड़ा जो बनता है रेशम के धागा से, है ना, रेशम के धागा से, तो ये हम लोगों को कहाँ से प्राप्त हो जाता है? पेड़ पौधों से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद रुई, रुई से भी धागा बनता है। पहले के ज़माना में रुई के ही बने हुए कपड़े का इस्तेमाल पहनने के लिए किया जाता था। तो रुई कहाँ से प्राप्त हो जाता है आपको? कपास से, है ना।
ये सब छोटा छोटा चीज़ है जो पहले से ही आप जानते होइएगा। लेकिन कुछ अब जो रेशे होते हैं, ये प्राकृतिक रेशा हम बताएं पेड़ पौधा से हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, कपास से रुई प्राप्त, फिर वहाँ से धागा वगैरह बना दिया जाता है, सूती वस्त्र वगैरह जो है सो रेशम से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद देखिए सेकेंड नंबर हम लोग आते हैं जो हो जाता है मानव निर्मित यानी आर्टिफिशियल रेशा। तो आर्टिफिशियल क्या हो जाता है, पॉलिस्टर वगैरह जो हम लोग बोलते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये सभी क्या हो जाता है मानव निर्मित रेशा है। तो ये आप जानते हैं, ये मतलब जानते ही होइएगा, फिर भी हम एक समझा दिए, टॉपिक नज़र में आ रहा है तो आपको हम बता दिए कि प्राकृतिक रेशा और मानव निर्मित रेशा। प्राकृतिक रेशा पेड़ पौधों से प्राप्त होगा, ठीक है, जैसे आपको सूती वस्त्र वगैरह रेशम से प्राप्त होता है, रेशम का वस्त्र या सूती वस्त्र, और रुई कपास से रुई प्राप्त होगा, वहाँ से जो है सो प्राकृतिक रेशा तैयार होगा। दूसरा मानव निर्मित रेशा है जिसका उद्योगों में, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, उसमें नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक वगैरह आता है ना, जिसका कपड़ा भी बनता है, रस्सी वगैरह पर्वतारोहण में जो रस्सी का इस्तेमाल किया जाता है, या पैरासूट वगैरह में वो थोड़ा सा हार्डनेस उसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के रेशे थे, इसको समझ गए होइएगा। अगर किन्हीं को लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिएगा, क्योंकि एक ही चीज़ को हम 2-3 बार रिपीट कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 कि रुई कहाँ से प्राप्त की जाती है। रुई कहाँ से प्राप्त की जाती है, तो अभी हम बोले भी हैं कपास से। रुई जो है वो कपास से प्राप्त की जाती है, ठीक है, रुई कपास से प्राप्त की जाती है। और अगला क्वेश्चन लिखिएगा कपास से ही संबंधित कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। कपास के लिए यानी कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, कपास के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, कपास की खेती के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मृदा। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, ठीक है, कपास की खेती के लिए काली मृदा। वैसे काली मृदा का एक और नाम होता है, ठीक है, काली मृदा का एक और नाम होता है रेगुड़। काली मृदा को रेगुड़ भी कहते हैं। और कपास की खेती के लिए जो जलवायु चाहिए वो गर्म जलवायु चाहिए, ठीक है, कपास की खेती के लिए गर्म जलवायु चाहिए। अगला हम लोगों का क्वेश्चन है पटसन, जिसको पटुआ भी कहते हैं, संठी में नहीं रहता, संठी वगैरह जो हम लोगों के बिहार में होता है, संठी से जो पटुआ निकालते हैं तो वही पटसन हम लोग उसको बोलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, पटसन यानी पटुआ संठी से जो प्राप्त करते हैं। तो पटसन के लिए किस प्रकार के मौसम ज़्यादा फेवरेबल हैं और यह कौन कौन राज्य में होता है। तो पटसन के लिए किस प्रकार के मौसम है तथा यह कौन कौन राज्य में होता है, ठीक है, और बिहार के किस किस जिला में होता है। क्योंकि बीपीएससी है तो बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आप अच्छी प्रकार से समझ लीजिए, क्योंकि बिहार से रिलेटेड प्रश्न ज़्यादा रहने की संभावना है। क्योंकि पहली बार हो रहा है, मॉडल सेट भी बीपीएससी दिया नहीं है तो कुछ कह नहीं सकते हैं, और आपका 0.25 निगेटिव मार्किंग भी जीके इसमें है, तो ये सब भी थोड़ा सा डर है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो देखिए पटसन के लिए कौन सा मौसम उपयुक्त हो जाएगा, तो वर्षा यानी इसको अत्यधिक वर्षा चाहिए, क्योंकि ये जल वाले क्षेत्र में ही होगा, ठीक है। अब राज्य लिख लीजिएगा, इसके लिए राज्य कौन कौन हो जाएगा, कौन कौन राज्य में पटसन होता है। पटसन कौन कौन राज्य में होता है, तो बिहार में, असम में और पश्चिम बंगाल में। शॉर्ट में हम पीबी लिख दिए हैं, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, बिहार में, असम में और पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि बिहार के कौन कौन जिला में, बिहार में कहाँ पर, ठीक है, बिहार में कहाँ पर होगा, किस किस जिला में होगा, तो फटाफट लिखते चलिएगा। कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, सुपौल, दरभंगा। कटिहार, मधेपुरा,
सहरसा, सुपौल और ये दरभंगा, ये सभी अत्यधिक वर्षा वाला ही क्षेत्र है। कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और दरभंगा, इन सब जगहों पर क्या हो जाएगा आपको, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा और एक आपका खगड़िया भी है, खगड़िया। ठीक है, इन सब जगहों पर क्या है कि आपको पटसन ज़्यादा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 41 क्वेश्चन नंबर में आइएगा। 41 साइंस का यह हमारा पार्ट 2 क्लास 6 एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी साइंस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 23 क्वेश्चन पहले ही बताया जा चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो पहले हमारे उस वीडियो को देखिए। फिर यहाँ से 24 नंबर से आपको 41 नंबर अब हम लोग बताने वाले हैं। और इस पार्ट में सेकेंड पार्ट में जीएस का यह 10वां पार्ट, साइंस का सेकेंड पार्ट, इसमें हम लोग कंप्लीट साइंस ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो और लगभग में हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जीके जीएस तो पूरा कंप्लीट ख़त्म कर ही दें, और साथ ही साथ आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना कुछ खर्च किए मैथ और रीजनिंग भी पढ़ा दें। अगर वक्त मिला, समय साथ रहा और थोड़ा सा व्यस्तता से अगर फुर्सत रही तो आपको हिंदी व्याकरण भी निश्चित तौर पर पढ़ा देंगे। क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस हम लोगों का 10-10 घंटे का चलता है, इसलिए वक्त कम मिल पाता है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। प्लस में गांव में इंटरनेट का भी यहाँ पर थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है, स्पीड कम है, तो वीडियो को एडिट करना फिर उसको डालने में काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। कभी कभी तो आपका जो है सो 40-45 मिनट का अगर वीडियो हो जाए तो उसको यूट्यूब पर अपलोड करने में 4-4, 5-5 घंटा लग जाता है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत का चीज़ है, फिर भी प्रयास करेंगे कि जो भी आपका यहाँ पर है बीपीएससी से रिलेटेड जो 1 to 5 के लिए, खास करके जो शिक्षक अभ्यर्थी जो हमारे भाई बहन 1 to 5 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 1 to 5 के लिए, तो उनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये हम शुरू से ही बता रहे हैं कि 1 to 5 के लिए हम बना रहे हैं मुख्य रूप से, और यहाँ पर हम लोग 1 to 5 के ही सारी तैयारी करवा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर हमारा देखिएगा 41 में, और कॉपी कलम निकाल करके थोड़ा सा लिखते जाइए और सुनने का प्रयास कीजिए। स्पीकर थोड़ा सा आवाज़ को बढ़ा लीजिए, वीडियो क्वालिटी को सही कर लीजिए और सुनने का कोशिश कीजिए दिमाग स्थिर रख करके, ताकि आप सारे कंसेप्ट को आसानी से सुन लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। 41 क्वेश्चन नंबर में देखिएगा फटाफट हम लोग कि यहाँ पर जो होता है सबसे अच्छा विलायक कौन सा तत्व है। सबसे अच्छा विलायक, विलायक, ठीक है, विलायक, सबसे अच्छा विलायक कौन होता है। सबसे अच्छा विलायक कौन होता है, सबसे अच्छा विलायक कौन होगा। ठीक है, सबसे अच्छा विलायक कौन होगा। तो अब आप देखिए विलायक जो है इसको थोड़ा समझिए। देखिए किसी भी विलयन में अगर आपका विलयन होगा तो विलयन में दो चीज होता है, एक विलय प्लस विलायक, विलायक। ठीक है, यानी विलयन जो होगा उसमें विलय और विलायक होगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक, यानी विलय जो किसी चीज में घुल जाता है उसको विलय कहेंगे। विलायक जो अपने आप में किसी को घुला लेता है या समा लेता है। ठीक है, तो उसको हम लोग विलायक कहेंगे। वैसे देखिए बोलता भी नहीं है लोग कि कोई चीज विलय गले, यानी विला गया, गायब हो गया। तो जो चीज गायब हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा, और जो किसी चीज को अपने में गायब कर लेगा वो क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि सबसे अच्छा विलायक कौन होता है, यानी जो मैक्सिमम चीजों को अपने में घुला लेगा। तो जल, पानी, पानी जो होता है वह सबसे अच्छा विलायक होता है, क्योंकि पानी अपने आप में मैक्सिमम चीजों को घुला लेता है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42। अगर आपको वीडियो में
कोई चीज़ समझने में बुझने में दिक्कत है, वीडियो को पॉज करके एक दो बार रिपीट कीजिएगा और एकदम गारंटेड है कि आप सब चीज़ समझ जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ पाइएगा। नहीं समझ पाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 42 हो जाएगा कि तेलीय पेंट या अलकतरा को हटाया जाएगा तो कैसे हटाया जाएगा। अगर आपको तेलीय पेंट या अलकतरा हटाना है, अलकतरा, तेलीय पेंट या अलकतरा, अलकतरा अगर आपको हटाना है, लग जाए कपड़ा पे, हाथ पे अलकतरा वगैरह या तेलिया अच्छा चीज़, तो उसको हम लोग कैसे हटाएंगे, है ना, छालता नहीं तेल वाला। इसको हटाने का चीज़ है केरोसिन, है ना, केरोसिन। यानी इसको देखिएगा, हम लोग बिहार में मटिया तेल भी बोलते हैं, है कि नहीं, मिट्टी का तेल, मटिया तेल, ठीक है। तो पहले तो ये जो है सो केरोसिन, मिट्टी का तेल वगैरह जो है सो कोटा में, यानी जो सरकारी, सब सरकार के द्वारा जो अधिकृत है डीलर, वहाँ भी मिलता था। लेकिन अब तो इस चीज़ का ज़माना ख़त्म। कुछ दिन के बाद तो बच्चा जानेगा भी नहीं कि लालटेन वगैरह क्या होता है या तेल से चलने वाला है ना। तो समय का बात है, सब परिवर्तन होते रहता है। तो इसको हम लोग कौन चीज़ से हटाएंगे, केरोसिन से। अगला हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर में आइएगा। 43 क्वेश्चन नंबर कि गैस को गर्म करने पर घुलनशीलता में क्या परिवर्तन होगा। गैस को गर्म करने पर गैस की घुलनशीलता में क्या परिवर्तन, अगर गैस गर्म हो जाए तो वो क्या घुलनशीलता उसकी बढ़ेगी या घटेगी। तो हमेशा याद रखिएगा कि गैस की घुलनशीलता बढ़ने पर, मतलब गैस अगर गर्म करेंगे तो उसकी घुलनशीलता हमेशा घटती है। तो क्वेश्चन है हमारा कि गैस को गर्म करने पर उसकी घुलनशीलता डैश, आंसर घटती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है कि पदार्थों को गर्म करने पर घुलनशीलता, पदार्थों को गर्म करने पर घुलनशीलता, पदार्थों को गर्म करने पर घुलनशीलता बढ़ती है, बढ़ती है। कोई भी पदार्थ है तो उसको गर्म कीजिए, घुलनशीलता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अगला है क्वेश्चन कि गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता, देखिए ऑक्सीजन गैस है तो गैस की घुलनशीलता क्या होगा, घटेगी, स्वाभाविक चीज़ है। तो गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता, क्वेश्चन लिख सकते हैं, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता, गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता, आंसर घटती है, घटेगी। गर्म जल में ऑक्सीजन की घुलनशीलता घटेगी, ठीक है। अब देखिए, एक पदार्थ वगैरह से संबंधित कुछ चीज़ है, तो ये सब चीज़ आप जानते होइएगा। पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, है ना। तो पारदर्शी जो प्रकाश, एक इस जब मतलब कोई पारदर्शी पदार्थ है तो इधर से इधर प्रकाश गमन कर सके, इस पार से उस पार। अपारदर्शी जिससे होकर प्रकाश गमन नहीं करे, पारभासी जिससे हल्का हल्का गमन कर सके। तो ये सब कुछ नहीं। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा कितना, 45 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कि पानी से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, ठीक है। पानी से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो थोड़ा सा तेजी में अब हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर हमको इसको अपलोड करने में मुश्किल हो जाएगा। देखिएगा, पानी से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है, पानी से नमक किस विधि द्वारा अलग किया जाता है। आंसर हो जाएगा वाष्पन, 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 यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या दिया हुआ है कि जल में जमे पदार्थ को जल से अलग करना क्या कहलाता है। कोई पदार्थ अगर जल में जमा हुआ है तो उसको जल से जब अलग करेंगे हम लोग तो उसको क्या कहेंगे। जल में जमे पदार्थ को जल से अलग करना क्या कहलाता है, तो निथारना, 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 ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 47 पे आएंगे।
47 में कि क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी, जो कहिए क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, ये क्रोमेटोग्राफी क्या है या क्रोमेटोग्राफी का उपयोग कहाँ होता है। तो देखिए, क्रोमेटोग्राफी का उपयोग मुख्य रूप से होता है मिश्रण की संख्या जब ज़्यादा होगी, पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिएगा, विभिन्न मिश्रणों को अलग करने के लिए, विभिन्न मिश्रणों को अलग करने के लिए। पॉइंट नंबर 2, रंगों के पहचान करने के लिए या रंगों को अलग करने के लिए, रंगों को पहचान करने के लिए या रंगों को अलग करने के लिए, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 48। 48 में है पदार्थों के अवस्था परिवर्तन को बताएं। पदार्थों के अवस्था परिवर्तन को बताएं। पदार्थों के अवस्था परिवर्तन को बताएं, यानी भौतिक अवस्था। आप जानते हैं ठोस होता है एक द्रव होता है, एक गैस, ये 3 अवस्था है भौतिक अवस्था। ये भौतिक अवस्था है, भौतिक, ठीक है। किसी भी पदार्थ के 3 भौतिक अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। तो यह अवस्था परिवर्तन किस प्रकार होगा, यानी ठोस से द्रव। देखिए ठोस, इसको कुछ इस प्रकार बना लीजिए, द्रव और गैस। गैस, तो ठोस को अगर गर्म करते हैं आप, यानी उष्मा देते हैं, ठोस को गर्म कीजिए, उष्मा दीजिए तो द्रव बनेगा। द्रव को फिर गर्म कीजिए या उष्मा दीजिए तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। यानी ठोस को गर्म कीजिए, उष्मा दीजिए, द्रव बनेगा। द्रव को गर्म कीजिए, उष्मा दीजिए, गैस बनेगा, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो बस, अगर आप गैस को ठंडा कीजिए द्रव बनेगा, द्रव को ठंडा कीजिए ठोस बन जाएगा। जैसे कि आप देखिए जलवाष्प है, उसको ठंडा कीजिए पानी का बूंद बन जाएगा। गैस है तो जलवाष्प पानी का बूंद बन जाएगा। पानी है, ठंडा कीजिए बर्फ बन जाएगा, है ना। तो गर्म करने पर ठोस को गर्म कीजिए द्रव बनेगा, द्रव को गर्म कीजिए गैस बनेगा। अब उल्टा में देखिए, ठंडा कर दीजिए, ठंडा, ठीक है। ठंडा जो कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ही ठंडा होगा तो ठंडा होते ही हमारा गैस द्रव में और द्रव ठोस में बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको 48 नंबर। अब हम लोग 49 पे आएंगे, ठीक है। 49 में आते हैं। 49 में देखिएगा, कपूर में किस प्रकार की घटना होती है। कपूर में, कपूर में किस प्रकार की घटना होती है, तो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। कपूर में किस प्रकार की घटना होती है, आंसर ऊर्ध्वपातन, 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 जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन, 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 ऊर्ध्वपातन। इसमें क्या हो जाता है कि कोई भी पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाएगा, यानी ठोस है और ठोस से सीधा गैस बनेगा बिना द्रव के। ये जो है बिना द्रव के, ठीक है। ऊर्ध्वपातन में क्या हो जाता है, ठोस से डायरेक्ट गैस बनेगा बिना द्रव बने, ठोस से डायरेक्ट गैस बिना द्रव बने हुए, ठीक है। तो कपूर को जब आप जलाते हैं देखते हैं कुछ बचता है, सब गायब हो जाता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। 50 नंबर क्वेश्चन हमारा देखिएगा कि 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपका जो जड़ होता है वह कितने प्रकार का होता है। किसी भी पेड़ पौधा का जड़ जो होगा वह कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो पौधे का जड़ कितने प्रकार का होगा, तो 2 प्रकार का होगा। 2, आंसर लिख लीजिएगा, 2 प्रकार का। पौधे का जड़ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। पहला हो जाएगा, पहला मुसला जड़, दूसरा हो जाएगा रेशेदार जड़, ठीक है। पौधा का जड़ 2 प्रकार का होता है, मुसला जड़
मूसला, मूसलाजर, और दूसरा रेशेदार जर, रेशेदार जर, ठीक है, मूसलाजर और रेशेदार जर। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 51 क्वेश्चन देखिएगा। 51 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पत्ती पर रेखांकित संरचना, पत्ती पर रेखांकित संरचना यानी पत्ती, कोई भी पौधा का पत्ता, पत्ता देखिए उस पे से रेखा बना रहता है ना, ये देखिए, ये अगर मान लीजिए पत्ता है हमारा, यहाँ देखिए ऐसे करके खींचा हुआ रहता है ना, इस तरह से ऐसे करके खींचा हुआ रहता है ना, ऐसे करके खींचा हुआ रहता है रेखांकित संरचना। तो ये रेखांकित संरचना, ये जो रेखा है, ये सब रेखा क्या कहलाता है, पौधा का रेखांकित यानी पत्ता का जो रेखांकित संरचना है, पत्ता अगर आपका है, मान के चलिए पत्ता है, पत्ता है, तो ये जो संरचना है ये क्या कहलाएगा, ठीक है, ये पत्ता है हमारा, ये जो रेखांकित संरचना है ये क्या कहलाएगा, ठीक है। तो पत्ती पर रेखांकित संरचना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। 51 क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा सिरा, सिरा, ठीक है। पत्ती का रेखांकित संरचना क्या कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सिरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 52 नंबर, 52 नंबर में आइएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 6 का, साइंस का, है ना, जीएस का 10वां पार्ट है। अगर इससे पहले नहीं देखिएगा निश्चित तौर पर देख लिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर समझ में आ रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके साथी, आपके भाई बहन बंधु, आपके आस पड़ोस के लोग जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं अथवा बिहार बीपीएससी का वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं। हालांकि बीपीएससी का परीक्षा ये तो बीरबल का खिचड़ी हो गया है, 10-11 दिन में 8 संशोधन। पहले जो है सो फॉर्म भरने का डेट भी मान के चलिए जो है सो बढ़ते जा रहा है, तो एग्जामिनेशन के डेट पर भी अब कन्फ्यूजन का स्थिति है। फिलहाल देखिए क्या होता है, कहना मुश्किल है कि बहाली होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सारी चीज़ें अभी अंधकार में है, बस तैयारी कीजिए। हाँ, तैयारी कीजिए, इसमें तो कोई संदेह का चीज़ नहीं है। तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, पढ़े रहिएगा तो वो ज्ञान कहीं ना कहीं काम दे देगा, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में वो काम दे देगा। जीके जीएस ऐसा चीज़ है जो हर कंपटीशन में आपको उपयोगी हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को निश्चित तौर पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइएगा 42 क्वेश्चन में। 42 क्वेश्चन में देखिएगा, परागकण कहाँ होता है, पुष्प में, फूल में परागकण एक महत्वपूर्ण चीज होता है। परागकण, परागकण जो भी पुष्प में यानी जिस भी फूल में, देखिए 2 प्रकार का जनन होता है, फूल में भी 2 प्रकार का, एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन किसी भी फूल में होगा, 2 प्रकार का जनन होता है, ठीक है। जैसे मानव में होता है वैसे ही इसमें भी होता है, फूलों में भी। तो जिस भी फूल में लैंगिक जनन होगा, लैंगिक जनन, कौन सा जनन, लैंगिक जनन होगा, उस फूल के, है ना, उस फूल के पुंकेसर में, ठीक है, उस फूल के पुंकेसर में, देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, पुंकेसर, पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है एक तरह से समझिए पुरुष है, यानी नर, नर जनन अंग है पुष्प का, पुंकेसर, ठीक है। और अगर इसी में आपसे पूछ दिया जाए मादा जनन अंग, मादा यानी स्त्री जनन अंग फूल का, तो इसको क्या कहेंगे, स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर, ये फूल का हो जाएगा स्त्री केसर, स्त्री केसर ये क्या हो जाएगा, मादा जनन अंग स्त्री केसर, और पुरुष या नर जनन अंग पुंकेसर, ठीक है। तो इसी पुंकेसर में, इसी पुंकेसर में पराग का कण होता है, पराग कण होता है, ठीक है। तो ये पूरा फूल का हम बताए हैं कि लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, 2 प्रकार का जनन। लैंगिक जनन जिसमें होगा उसमें नर में पुंकेसर होगा और मादा में स्त्री केसर होगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है सो अलग अलग गैमीट का जरूरत पड़ेगा, युग्मक का जरूरत पड़ेगा,
युग्मक का जरूरत पड़ेगा। तो आपका जो युग्मक होता है वो युग्मक परागकण, परागकण ये दाना होता है। अगर आप अड़हुल वगैरह का फूल को थोड़ा सा अच्छा से फाड़िएगा तो पीला पीला दाना जैसा मिलेगा, जिसको परागकण कहा जाता है, ठीक है। और परागकण का ऊपरी भाग स्पोरेलेनिन से बना होता है, जो काफ़ी हार्ड होता है, उस पर एसिड वगैरह का भी हमला काम नहीं कर सकता। तो ये परागकण कहाँ हो जाता है, इसी पुरुष जनन अंग है, ये पुरुष का है, तो ये कहाँ हो जाएगा, पुंकेसर में होगा। पुंकेसर में पराग का कण हो जाता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा कि आपका जो ये होता है दो प्रकार के फूल आप कह सकते हैं। एक होता है पूर्ण फूल और अपूर्ण। तो आप लिख लीजिए कि फूल कितने प्रकार के होते हैं। 53 में फूल कितने प्रकार के होते हैं। फूल फूल अब FOOL फूल ने लिख लीजिएगा, तो वो तो अलग फूल हो गया, उसका मतलब तो मूर्ख हो जाएगा, बेवकूफ़ हो जाएगा, है ना। तो FOOL ना लिख करके फूल लिखिएगा कि फूल कितने प्रकार के होते हैं। तो फूल दो प्रकार के होते हैं, फूल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। फूल हमारा कितना प्रकार का हो जाएगा, तो फूल दो प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। चलिए 55, वैसे अगर गड़बड़ाया होगा सीरियल तो आप लोग अपने से उसको देख लीजिएगा। 55 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन है हमारा क्या हो जाएगा कि देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, हाँ, शरीर का मुड़ना, मानव शरीर का मुड़ना, यानी आप हाथ मोड़ लेते हैं, पाँव मोड़ लेते हैं, गर्दन मोड़ लेते हैं, सारा चीज़ घुमा लेते हैं, है ना। हाथ को देखिए ऐसे हैंडल की तरह से घुमा लेते हैं, उंगली को मोड़ लेते हैं। ये सारा चीज़ कि मानव शरीर का मुड़ना किस पर निर्भर करता है, मानव शरीर का मुड़ना किस पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा अस्थि, अस्थि। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर हो जाएगा अस्थि। अगला हमारा है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन ये देखिएगा, कंधे की संधि, संधि मीन्स होता है ज्वाइंट, जहां पर दो चीज मिलता है। कंधे की संधि, कंधे की संधि को क्या कहा जाता है, कंधे की संधि को क्या कहा जाता है। इसको कहते हैं हम लोग कंदुक, कंदुक खल्लिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि। कंधे की संधि को क्या कहते हैं, यानी कंधा हाथ से जो जुड़ता है, यहाँ पर कंधा हाथ से जो जुड़ता है, इसको क्या कहेंगे, तो कंदुक खल्लिका संधि, कंदुक खल्लिका संधि। इसको अगर कहते हैं तो हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। कंधे की संधि को क्या कहेंगे, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। 57 में क्या है, हाथ की हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच, हाथ की हड्डी एवं कंधे की हड्डी के बीच क्या रहता है, तो यही रहता है, हाथ की हड्डी और कंधे की हड्डी के बीच क्या रहता है, तो यही रहता है कंदुक खल्लिका संधि या बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। आंसर सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, कोहनी की संधि तथा घुटने की संधि को क्या कहेंगे, कोहनी की संधि तथा घुटने की संधि को क्या कहेंगे। कोहनी वगैरह देखिए एक ही तरफ मुड़ेगा, ये गोलाकार नहीं मुड़ सकता, जैसे गर्दन में देखिए आप इससे ऐसे सब जगह घुमा सकता। कोहनी को क्या है, बस एक ही जैसा, हम नीचे नहीं या इधर इधर घुमाना है, देखिए हाथ को ऐसे रखिए, इधर घुमाइए, ऐसे कैसे, यहाँ से घूमेगा नहीं घूमेगा, या इधर नहीं घूमेगा, यहाँ से चले जाइए तो नीचे भी नहीं जाएगा, एक ही दिशा में होता है। या घुटना, पैर का घुटना देखिए, उसको भी आप एक ही दिशा में घुमा सकते हैं। तो हाँ, ये आपको है कोहनी की संधि तथा घुटने की संधि को क्या कहेंगे, तो इसको कहा जाता है कब्जा संधि, कब्जा, कब्जा संधि। गेट वगैरह में देखिएगा, घर के गेट में भी कब्जा रहता है, गेट में तो क्या एक ही दिशा में उसको घुमाता है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कब्जा संधि। या एक और इसका नाम है देखिए कब्जा संधि या हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, कब्जे की संधि या हिंज ज्वाइंट, ठीक है, हिंज ज्वाइंट। 58
अगला हमारा है 59। 59 में देखिए, 59 में है गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि। गर्दन, गर्दन तथा गर्दन सिर, ये गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि, इसको क्या कहेंगे हम लोग? धुराग्र, धुराग्र संधि। ये चारों साइड मूव करता है, धुराग्र संधि या पाइबोटल संधि। पाइबोटल संधि, पाइबोटल संधि, ठीक है। धुराग्र या पाइबोटल संधि, ठीक है। गर्दन है, गर्दन का क्या हो जाएगा? तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र या पाइबोटल संधि, ठीक है। अगला लिखिएगा मानव खोपड़ी के अंदर की संधि। मानव खोपड़ी के अंदर की संधि, मानव खोपड़ी की संधि भी कह सकते हैं, मानव खोपड़ी के अंदर की या मानव की संधि, क्या कह सकते हैं उसको? मानव खोपड़ी के अंदर की संधि, उसको कहते हैं हम लोग अचल संधि। अचल संधि यानी इमूवेबल ज्वाइंट, इमूवेबल ज्वाइंट या अचल संधि, क्योंकि ये खोपड़ी का हड्डी वगैरह कभी घसकता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 में आइएगा कि दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले विशेष रेशा। दो अस्थियों को, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले विशेष रेशा को क्या कहते हैं? दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले विशेष रेशा को क्या कहते हैं? दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले विशेष रेशा को क्या कहते हैं? दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाले विशेष रेशा को क्या कहते हैं? स्नायु। स्नायु, बोर्ड पर आंसर लिख दिया गया है स्नायु, स्नायु, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 पे आइएगा। 62 पे आइएगा कि मेरुदंड, मेरुदंड जिस छोटी छोटी अस्थियों का बना होता है। मेरुदंड यानी ये जो रीढ़ का हड्डी है, यहाँ से देखिएगा आप स्वयं गर्दन से, ऐसे गर्दन से जो नीचे की तरफ हड्डी चला जाता है, रीढ़ का हड्डी, मेरुदंड उसको कहते हैं। कि मेरुदंड जिस छोटी छोटी हड्डियों से या अस्थियों से बना है उसे क्या कहते हैं? मेरुदंड। लिखने तो आता होगा ना, मेरुदंड। मेरुदंड जिस छोटी छोटी अस्थियों का बना है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कशेरुकी या कशेरुक भी कहिए, कशेरुक या कशेरुकी, है ना, कशेरुक या कशेरुकी। अगला क्वेश्चन नंबर 63। 63 पे आइएगा। 63 कि 63 पर आइएगा, कमर की अस्थियों को क्या कहा जाता है? कमर यानी डांड, जिसको डांड भी कहते हैं हम लोग, कमर या डांड की अस्थियों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो श्रेणी अस्थि, श्रेणी अस्थि, श्रेणी अस्थि। आंसर बोर्ड पर लिख दिया गया है। कमर की अस्थि को क्या कहते हैं? तो श्रेणी अस्थि। क्वेश्चन नंबर 64 पे आते हैं। अब हम लोग 64 पे आते हैं। लचीला, लचीला, लचीला हड्डी को क्या कहते हैं? लचीला हड्डी को क्या कहते हैं? उपास्थि। आंसर हो जाएगा उपास्थि। यहाँ हम लिख दिए हैं बोर्ड पर। 64 लचीला हड्डी को क्या कहा जाता है? आंसर उपास्थि, उपास्थि। लचीला हड्डी कहाँ होता है? कान में। देखिए ये लचीला, दोनों कान को घुमा दीजिए। नाक का थोड़ा सा टाइट रहेगा, उतना मूव नहीं करेगा। अगला भाग मूव हल्का करवा सकते हैं, लेकिन कान का सबसे ज़्यादा बेहतरीन है लचीला हड्डी का। अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर है कि केंचुए के शरीर में पाए जाने वाला बाल जैसी संरचना। केंचुआ,
कछुआ हम नहीं करें, केंचुआ करें। केंचुए, केंचुए के शरीर में पाए जाने वाला बाल जैसी संरचना। केंचुए के शरीर में पाए जाने वाला बाल जैसी संरचना, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सूक। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सूक। केंचुए के शरीर में पाए जाने वाला बाल जैसी संरचना, उसको क्या कहेंगे? सूक कहेंगे, सूक। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 66। मिट्टी को भुरभुरा कौन बनाता है? खेत में देखिएगा भुरभुरी जो बन जाता है, तो वही। मिट्टी को भुरभुरा कौन बनाता है? मिट्टी को भुरभुरा कौन बनाता है? तो आंसर हो जाएगा केंचुआ। केंचुआ। ठीक है, केंचुआ, केंचुआ। ठीक है, या केंचुए जो लिखिए। मिट्टी को भुरभुरा कौन बनाता है? केंचुआ। इसको किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन है कि पक्षी का शरीर हल्का क्यों होता है? अगला क्वेश्चन है कि पक्षी का शरीर हल्का क्यों होता है, तब न वो उड़ पाता है। क्यों उड़ पाता है पक्षी? तो आंसर लिख लीजिएगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा। अस्थियों के वायु प्रकोष्ठ, वायु प्रकोष्ठ, वायु प्रकोष्ठ, प्रकोष्ठ। पक्षी का जो अस्थि वगैरह होता है ना, उसमें खोखला होता है, गैप होता है। ठीक है, उसमें हवा भर जाता है। उसमें वायु प्रकोष्ठ में, अस्थि में क्या हो जाता है? उसका वायु प्रकोष्ठ ही कहते हैं, यानी ऐसा जगह जिसमें हवा भर जाए, जिसके वजह से वो क्या हो जाता है? उसका शरीर हल्का हो जाता है और वो उड़ पाता है। तो अस्थियों के वायु प्रकोष्ठ में हवा भरे होने के कारण। क्वेश्चन है कि पक्षी का शरीर हल्का क्यों होता है? आंसर है अस्थियों के वायु प्रकोष्ठ में हवा भरे होने के कारण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 68 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि पक्षी का अग्रपाद, पक्षी का अग्रपाद, अग्रपाद यानी अगला पांव, पक्षी का अग्रपाद रूपांतरित होकर क्या बनाता है? पक्षी का अग्रपाद रूपांतरित होकर क्या बनाता है? आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पंख यानी डैना, पंख यानी डैना। अगला पांव जो होता है उसमें जन्म के समय 4 गो रहता है, अगला क्या वही पंख में बदल जाता है, पीछे का 2 रह जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि केंचुआ सांस कहाँ से लेता है? केंचुआ सांस कहाँ से लेता है? 69 में देखिएगा कि केंचुआ सांस कहाँ से लेता है। वो जो श्वास लेता है वह शरीर के किस अंग से लेता है? तो त्वचा से, त्वचा से। ठीक है, केंचुआ सांस कहाँ से लेता है? तो त्वचा से। ठीक है, अगला है मछली सांस कहाँ से लेता है? अगला क्वेश्चन 70 नंबर 70, मछली सांस कहाँ से लेता है? तो मछली के दोनों साइड गलफड़ा होता है जिसको गिल्स कहते हैं। तो मछली सांस कहाँ से लेता है? गलफड़ा, गलफड़ा से, या इसको इंग्लिश में कहिए तो गिल्स से। ठीक है, मछली का सांस कहाँ से लेगा? गलफड़ा या गिल्स से। हालांकि आप एक चीज याद रखिएगा कि डॉल्फिन जो होता है, डॉल्फिन और व्हेल मछली, उसमें जो है गिल्स नहीं होता है। ठीक है, तो मछली सांस कहाँ से लेगा? गलफड़ा या गिल्स से। लेकिन डॉल्फिन और आपका व्हेल मछली, उसमें गिल्स गलफड़ा नहीं होता, उसमें नसा द्वार होता है उसके ऊपर, वहीं से वो सांस लेता है। ठीक है, मछली सांस कहाँ से लेगा? गिल्स या गलफड़ा से। लेकिन डॉल्फिन मछली, ठीक है, डॉल्फिन मछली जिसको गंगई भी कहा जाता है, गंगा नदी में पाई जाती है, और व्हेल मछली वो गिल्स से सांस नहीं लेता है, याद रखिएगा।
उसके बाद चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है कि पादपों में श्वसन कहाँ से होता है। पादपों में श्वसन, क्वेश्चन नंबर 71 है, पादपों में, पादप समझते हैं, पौधा, पेड़ पौधा में श्वसन कहाँ से होता है। तो ये श्वसन होता है पत्तियों द्वारा, पत्तियों द्वारा, और पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है, रंध्र, रंध्र, ठीक है। पादप सांस कहाँ से लेगा, तो पत्तियों द्वारा, आंसर हो जाएगा पत्तियों द्वारा, और पत्ती में क्या होता है, रंध्र होता है। ये हमारा 71 क्वेश्चन है। पादप सांस कहाँ से लेता है, तो पत्तियों द्वारा, और पत्तियों में क्या होता है, रंध्र। रंध्र मतलब क्या होता है, अब इसके विषय में जानते होइएगा। पत्ती में हल्का हल्का छेद होता है, पत्ता तोड़िए, उसको जो है सो रोशनी में रख के देखिए, हल्का हल्का उसमें छेद दिखेगा, तो वही छेद क्या होता है, रंध्र होता है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि आपको पता है कि ऊंट कहाँ होता है। ऊंट वगैरह मुख्य रूप से राजस्थान में होता है, रेगिस्तान में होता है ना, रेगिस्तान में, हम लोगों के यहाँ राजस्थान राज्य में ऊंट मुख्य रूप से। तो ऊंट में कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। ऊंट का जो अनुकूलन किया गया है, इसको सुन लीजिए, उतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसके विषय में आप जानते होइएगा, फिर भी एक बार हम बता देते हैं। ऊंट का पाँव गद्देदार होता है ताकि वो बालू पे धंसे नहीं, ठीक है, बालू पे धंसे नहीं, आसानी से चल सके। अगर नुकीला होगा तो बालू में धंस जाएगा, अगर घोड़ा की तरह हो जाए तो क्या होगा, धंस जाएगा, तो चल नहीं पाएगा। तो पाँव गद्देदार होता है, पहला चीज ऊंट का। अगर जिनको लिखने का भी होगा तो ऊंट दे करके उसके विषय में लिख लीजिएगा। दूसरा चीज देखिए, ऊंट का जो आंख के सामने जो होता है ना, पलक वगैरह, उसके सामने लंबा बड़ा बड़ा और घना बाल होता है, ताकि जब बालू का आंधी चले तो उसके आंख में जाए नहीं, ठीक है, आंख में घुसे नहीं। तो पहला चीज उसका पाँव गद्देदार होगा। दूसरा चीज आंख के ऊपर, पलक के ऊपर लंबा बाल होगा। तीसरा चीज उसका कान जो होता है छोटा होता है ताकि उसमें बालू ना घुस जाए। चौथा चीज उसका क्या होगा कि वह अपना नाक अपनी मर्जी से खोलेगा और सिकुड़ाएगा। ऊंट का क्या हो जाएगा, पहला चीज पाँव गद्देदार, दूसरा चीज पलक पे लंबा बाल होगा आँख पे, तीसरा चीज उसका कान छोटा होगा, चौथा चीज नाक अपनी मर्जी से खोलेगा और बंद करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होता है वो क्या होता है, उसमें कुबर होता है जिसमें वो खाना पानी स्टोर करके रख सकता है, ज़रूरत के हिसाब से वो इस्तेमाल कर सकता है। प्लस अगला पॉइंट ऊँट के विषय में कि ऊँट का पाँव लंबा होता है, ऊंचा होगा ऊँट, इसीलिए लंबा होता है पाँव, ताकि जमीन, रेतीली जो जमीन होती है उसकी गर्मी ऊँट पर हमला ना कर सके, यानी उसको गर्मी रेत का ना लग सके, इसीलिए उसका पाँव क्या होता है, लंबा होता है। प्लस में अब देखिए, रेगिस्तानी में होगा तो पानी का कमी होगा, पानी वो अपने में स्टोर करके रखता है, तो उसका शरीर ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि पानी, भगवान मतलब नेचुरल डिजाइन किया हुआ है, उसका अनुकूलन है वैसा कि पानी वो शरीर से कम निकाल सके बाहर। तो क्या करेगा, पसीना भी उससे कम निकलेगा और पेशाब भी कम करेगा ऊँट। तो ये सारी जानकारी ऊँट के लिए था। अगर जिनको लिखना हो तो लिख सकते हैं, और ये सब चीज़ आप जानते होइएगा। उतना हमको इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसीलिए हम लिखाए नहीं, सिर्फ आपको समझा दिए। अगर आपको लिखना होगा तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। वीडियो पसंद आता होगा तो निश्चित तौर पे आप जो है सो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन नंबर 72 क्वेश्चन लिखिएगा कि नागफनी कहाँ पाया जाता है। ये नागफनी पेड़ है, पौधा है, ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है। नागफनी कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाएगा आपको रेगिस्तान में, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 73 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, देखिए। अब देखिए, सब जगह का वास स्थल अलग अलग है। जैसे कि देखिए, जीव कहाँ कहाँ रहता है, जल में रहता है,
जल में यानी समुद्र में, तालाब में, नदी में, तो उसमें रहने वाले जीवों के कंडीशन अलग हैं। अब जैसे मछली है तो जल में घुला हुआ वो ऑक्सीजन सांस लेता है। पेड़ पौधा है तो कुछ है कि जल के ऊपर रहता है जैसे कमल है, कुछ है कि जल के अंदर रहता है। उसके बाद जैसे देखिए पूरा मरुस्थलीय भाग में रहेगा, उसका शरीर अलग डिजाइन किया, जैसे अभी ऊँट के विषय में बताया। फिर उस वहाँ पर क्या हो जाता है, दिन में गर्मी तेजी से होगा, रात में ठंडा भी तेजी से होगा, यानी ठंडा ज़्यादा तापमान तेजी से घटेगा और दिन का तापमान तेजी से बढ़ेगा। तो वहाँ पर मुख्य रूप से क्या हो जाता है, ये नागफनी का पौधा हो जाता है, प्लस में बबूल का पौधा हो जाता है ना, या घृत कुमारी का पौधा। ये सब क्या जल की तलाश में अपने जड़ों को ज़्यादा गहराई तक ले जाता है। उसके बाद आपको निवास स्थान पर्वतीय क्षेत्र हो जाएगा। तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, वहाँ पर रहने वाले जीवों के अलग कंडीशंस होंगे, यानी वहाँ पे पर्वत ऊंचाई वाला भाग है तो ठंडा ज़्यादा होगा। ठंडा ज़्यादा होगा तो ठंडा से बचाने के लिए उसके शरीर का कंडीशन होगा, उसके शरीर की चमड़ी मोटी होगी पर्वतीय जीवों के, रुआं यानी बाल ज़्यादा होगा ताकि वो तापमान से अपने आप को बचा करके रख सके, शरीर के गर्मी को बाहर ना जाने दे। ठीक है, ये पर्वतीय क्षेत्रों के लिए। घास के क्षेत्र में जैसे हम लोगों के यहाँ हिरन होता है, गाय होता है, शेर होता है, बकरी होता है, यहाँ पर इस यहाँ के मौसम में, तो यहाँ के मौसम में रहने वाले जीवों के अलग अलग कंडीशंस हैं, है ना। नॉर्मल है वो थोड़ा गर्मी बर्दाश्त कर सके, थोड़ा ठंडा बरसात बर्दाश्त कर सके, थोड़ा बरसात बर्दाश्त कर सके, है ना। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन में रहने वाले जीवों के शरीर अलग अलग रूप से अनुकूलित होते हैं। समुद्र में जो जीव रहेगा तो वो अलग रूप से रहेगा, उसका शरीर धारा रेखीय होगा, यानी जैसे नाव होता है, नाव के जैसा। मछली वगैरह देखिए नाव के जैसा, थोड़ा सा जो है अगला मुंह कम रहेगा, बीच वाला मुंह खुला हुआ रहेगा, फिर पीछे का मुंह सटका हुआ, ताकि वो जल के धार को तोड़ सके और आसानी से आगे बढ़ सके। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना करेंगे, 73 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो अब देखिएगा 73 नंबर क्वेश्चन में हमारा है, 73 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 73, हाँ, प्रकाश से संबंधित प्रश्न है अब, है ना। प्रकाश चैप्टर है प्रकाश, तो प्रकाश से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो प्रकाश से संबंधित प्रश्न में क्या हम लोगों को पढ़ना है, ये देखिए प्रकाश में हम लोग कोई चीज़ को देखते कैसे, जब भी किसी वस्तु से जहाँ से प्रकाश निकला किसी वस्तु पे टकरा करके हम लोगों के आँख तक आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे। कोई भी वस्तु दृश्य कब होगा, यानी जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराया और परावर्तन हुआ, यानी प्रकाश का वहाँ पर कौन सा चीज हो रहा है, परावर्तन। परावर्तन किसी वस्तु से टकरा कर, यानी वस्तु दृश्य कब बनता है, क्वेश्चन है हमारा 73 कि वस्तु दृश्य कब बनता है, यानी कोई वस्तु को हम लोग देखते कब है। तो जब किसी वस्तु से, आंसर हो जाएगा जब किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन, जब किसी वस्तु का प्रकाश, जब किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन हमारी नेत्रों तक होता है, परावर्तन हमारी नेत्रों तक होता है, यानी किसी वस्तु से प्रकाश टकरा कर हमारी आंख तक आएगा तो हम लोग उस वस्तु को देख सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि अपारदर्शी वस्तु से प्रकाश टकराने पर दूसरी तरफ क्या बनता है। अपारदर्शी वस्तु कोई है, उससे अगर प्रकाश टकराएगा तो दूसरी तरफ देखिए, मेरे दूसरी तरफ थोड़ा सा देखिए, उस तरफ देखिए क्या बन रहा है पीछे, क्या कहते हैं उसको, शैडो, छाया। हाथ अपारदर्शी है, इससे प्रकाश टकरा रहा है, बल्ब का रोशनी टकरा रहा है, तो दूसरी तरफ क्या बन रहा है, छाया। तो अपारदर्शी वस्तु से जब प्रकाश टकराता है तो क्या दूसरी तरफ क्या बनाता है, आंसर हो जाएगा इसका छाया। आंसर क्या हो जाएगा, छाया। वीडियो को पॉज करके लिखते जाइएगा, आसानी से लिख लीजिएगा। 75 नंबर लिखिएगा कि जंग को किससे छुड़ाया जाता है। जंग, जंग हम बोल रहे हैं, जंग है ना, रस्टिंग, रस्ट। जंग को किससे छुड़ाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रेगमाल, रगड़कर। ठीक है, रेगमाल रगड़कर, रेगमाल रगड़कर। अगला हमारा है 76 नंबर क्वेश्चन
कि हवा विद्युत का क्या है। हवा विद्युत, विद्युत यानी बिजली, हवा विद्युत का क्या है। आंसर हो जाएगा कुचालक, कुचालक। ठीक है, एक सुचालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित करेगा, कुचालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, अर्धचालक जिससे विद्युत धारा थोड़ा थोड़ा प्रवाहित करेगा। तीन प्रकार का चालक जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित करेगा, कुचालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, अर्धचालक जिससे विद्युत धारा थोड़ा थोड़ा प्रवाहित करेगा। ठीक है, तो हवा कुचालक है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा। अगर हवा से विद्युत धारा प्रवाहित करने लगा, एक जगह करंट पास करेगा तो पूरा करंट फैल जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। हवा विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो एकदम आसान है, मेरे ख्याल से तो सब लोग जानते होइएगा, जो भी हमारा वीडियो देख रहे होइएगा सबको ही पता होगा कि विद्युत बल्ब का आविष्कार कौन किए थे, है ना। तो विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन थे, तो थॉमस अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, थॉमस अल्वा एडिसन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विद्युत बल्ब का कुंडल किससे बना होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में जो कुंडल तार रहता है ना, इसे दिया हुआ है पतला रेसा, वो उजर का बल्ब देखिएगा ना, नहीं रहता 100 वाट का पेयर का, वही स्पष्ट दिखेगा कि विद्युत बल्ब का कुंडल किसका बना होता है। आंसर, विद्युत बल्ब का कुंडल किसका बना होता है। इस क्वेश्चन 78 है हमारा कि विद्युत बल्ब का कुंडल किसका बना होता है। इसका आंसर लिख लीजिएगा, टंगस्टन, 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 टंगस्टन। वैसे विद्युत बल्ब में गैस भी रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में अगर पूछा जाए कौन सा गैस, तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। 79 क्वेश्चन, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। 79 क्वेश्चन है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में कुल मिलाकर के 2 ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। एक उत्तरी ध्रुव जिसको नॉर्थ पोल कहते हैं, एक दक्षिणी ध्रुव जिसको साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक को फ्रीली सस्पेंड की, यानी आप उसको जो है बिना किसी रोक टोक को लटकाइए, तो जो पृथ्वी के उत्तर दिशा में जाएगा उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण दिशा में जाएगा वो चुंबक का दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, चुंबक में 2 ध्रुव हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अगला है, अगला आपको है कि प्राकृतिक चुंबक क्या है, यानी किसको प्राकृतिक चुंबक हम लोग कहेंगे। प्राकृतिक चुंबक किसको कहेंगे, प्राकृतिक चुंबक किसको कहेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन में प्राकृतिक चुंबक किसको कहेंगे, तो मैग्नेटाइट को, मैग्नेटाइट को, मैग्नेटाइट को। प्राकृतिक चुंबक किसको कहेंगे, तो मैग्नेटाइट को। प्राकृतिक चुंबक किसको कहेंगे, तो मैग्नेटाइट को। ठीक है, अगला है, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर जल की कितनी प्रतिशत मात्रा खारा जल है। क्वेश्चन नंबर हमारा 81 है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल खारा जल है। खारा यानी समुद्री जल वगैरह हम लोग कहते हैं जिसको, वही समुद्री हिस्सा कितना है, खारा जल कितना है पृथ्वी पर, तो वो आपका हो जाएगा 97.5, 97.5 यानी 97% जल जो है वह मनुष्य के उपयोग के लिए नहीं है, यानी मनुष्य के उपयोग के लिए नहीं है, खारा जल है। यानी 2.5% ही हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मीठा जल है उसमें भी मनुष्य के लिए उपलब्ध जो है जल वह है 0.003%, यानी मानव के लिए जो उपलब्ध मीठा जल है वह है 0.003%। आप सोच लीजिए कितना परसेंट पानी है, इसी वजह से पानी का कहा जाता है सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल की मात्रा काफ़ी कम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 82 कि दहन के लिए, दहन 82 क्वेश्चन है, दहन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, यानी किसी भी वस्तु को जलाने के लिए कौन सा गैस आवश्यक है। तो दहन के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, आंसर लिख लीजिएगा, ऑक्सीजन। आंसर इसका हो जाएगा ऑक्सीजन, आंसर हो जाएगा इसका ऑक्सीजन, जिसको O2 कहते हैं, ऑक्सीजन O2।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चूना जल दुधिया रंग का क्यों हो जाता है? यानी अगर आप पानी में चूना को मिलाइए तो उसका रंग दूध के जैसा क्यों हो जाता है? तो क्वेश्चन है, चूना जल दुधिया रंग का क्यों हो जाता है, दूध के जैसा क्यों हो जाता है? चूना जल दुधिया रंग का क्यों हो जाता है? तो CO2 गैस के कारण, CO2, यानी इसको क्या कहेंगे? अब ये सब चीज तो जानते होइएगा, आप टीचर बनने जा रहे हैं तो CO2 और तो निश्चित पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के कारण चूना जल दुधिया रंग का हो जाता है। और ये सब तो पता है कि सबसे ज़्यादा वायु में जो है सो नाइट्रोजन है, 78% है, ठीक है। अब हमारा जो है सो साइंस का लास्ट क्वेश्चन 84 नंबर है। 84 ये मुख्य रूप से कचरा प्रबंधन से संबंधित है कि सूखा कचरा, गीला कचरा देखते होइएगा, अभी तो गांव-गांव में है जो शुरू हो गया है। हरा डिब्बा में जो है सो आपको जैव अपघट्य पदार्थ को रखा जाता है और नीला डिब्बा में नहीं सड़ने वाले पदार्थ को, ठीक है। तो 84 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 84 में कि कचरा प्रबंधन के लिए जो आर है वो आर क्या क्या है ना। 4 प्रकार के आर होते हैं, ठीक है। R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3 और R4, ठीक है। एक आर होता है आपको जिसको कहते हैं रिफ्यूज करना, रिफ्यूज, रिड्यूस, ठीक है। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीयूज और रीसाइकल, ठीक है। रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यानी रिफ्यूज मतलब त्याग कर दीजिए, रिड्यूस मतलब कम कीजिए, ठीक है, और रीयूज मतलब बार बार यूज कीजिए, दोबारा तिबारा यूज कीजिए, और रिसाइकल मतलब क्या, पुनः चक्रण इसका जो है सो फिर से इस्तेमाल करने के लायक बना दीजिए। तो इससे क्या हो जाता है, कचरा प्रबंधन में ये 4 आर का इस्तेमाल होता है, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 85, एक और लिख लीजिए 85। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट बनाने में किसकी सहायता ली जाती है? वर्मी कंपोस्ट बनाने में किसकी सहायता ली जाती है, ठीक है। आंसर हो जाएगा केचुए, केचुए की सहायता ली जाती है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। तो इस प्रकार हम लोग जो है सो कुल मिला करके 85 क्वेश्चन के साथ साइंस का यह टॉपिक देखे हैं, क्लास 6 का साइंस का, यहाँ पर कुल मिला करके 85 क्वेश्चन के साथ। अभी का इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखते हैं। अगले वीडियो में क्लास 6 के सोशल साइंस यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका पॉलिटिकल साइंस, ये 3 है। तो इस 3 का एक एक वीडियो में एक एक जो है सब्जेक्ट हम लोग ख़त्म कर देंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसके लिए घबराना नहीं है, और आप वीडियो को बार बार जो है सो रिपीट करके देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, कॉपी कलम पे लिखते रहिए, अपनी तैयारियों को अच्छे से करते रहिए, बिना किसी टेंशन से भयमुक्त होकर के तैयारी कीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के साथ हैं और निश्चित तौर पे आपकी तैयारियों को एक मुकम्मल परिणाम तक जो है सो करवाएंगे। और जो भी आपका GK GS से है, मैथ से है, रीजनिंग से है, जितना संभव हमसे हो सकता है उतना आप लोगों को जो है सो BPSC टीचर एग्जामिनेशन की तैयारी निश्चित तौर पर करवाएंगे। तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, बस अपनी तैयारियों को जारी रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।